आरक्षण को लेकर दो नजरिया, एक होता है आर्थिक आधार पर, एक होता है सामाजिक आधार पर। लोग कहते हैं एससी एसटी ओबीसी जो संपन्न है उनको अपने ही एससी एसटी ओबीसी के लिए छोड़ देना चाहिए, या उनके पुरखों के साथ गलत हुआ था तो उसको उनका कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, बड़ा दुविधा वाला चीज होती है, इससे अब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने ही कैटेगरी के अगर किसी को पास ऑन कर देता है तो ये एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आरक्षण को लेकर अब उसमें यह है, जैसे क्योंकि आप गरीब बच्चों की बहुत बात करते हो, और एक सवाल मुझे किसी ने भेजा कि खान सर से पूछेगा कि जो लोग अब संपन्न हो गए हैं, आरक्षण को लेकर दो नजरिया, एक होता है आर्थिक आधार पर, एक होता है सामाजिक आधार पर। लोग कहते हैं, लेकिन अब एक आने लगा है कि क्या आरक्षण जो संपन्न हो गए हैं, जिनका स्टेटस अच्छा हो गया है, उनको उनके लिए छोड़ देना चाहिए जो उन्हीं के कैटेगरी में गरीब है। ये सुधीर चौधरी ने भी सुझाव दिया था कि जैसे मान लीजिए कोई एससी है तो उसको गरीब एससी के लिए छोड़ देना चाहिए, ये नहीं किसी और को दे दें, लेकिन संपन्न एससी को गरीब एससी देना चाहिए। तो क्या आरक्षण एससी एसटी ओबीसी जो संपन्न है उनको अपने ही एससी एसटी ओबीसी के लिए छोड़ देना चाहिए, या उनके पुरखों के साथ गलत हुआ था तो उसको उनका कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि हर साल कई सारे आईएएस पीसीएस भी निकलते हैं। इस साल कोई एक लड़की वायरल हुई थी बड़ी, तो उसका बैग वैग दिखा के बड़ा ट्रेंड चला कि देखिए 1 लाख का बैग यूज कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। इनको क्या जरूरत थी? इससे अच्छा किसी गरीब एससी एसटी ओबीसी को ही दे देते हैं। देखिए, बड़ा दुविधा वाला चीज होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्रीमी लेयर मतलब एक वेल सेटल्ड हो चुका है जिससे अब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, तो अपने ही कैटेगरी के अगर किसी को पास ऑन कर देता है तो ये एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो इसमें 2-4 लोगों को वॉलंटरी आना चाहिए ताकि लोगों को लगे यहाँ पर, और फिर इसकी पारदर्शिता भी होनी चाहिए कि मान के चले उसने तो अपना छोड़ दिया कि भाई हम संपन्न हो गए, आप उठा के थमा दिए किसी और को। हाँ, बात सही है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर तो भड़क जाएगा। फिर एक भी पकड़ाया तो फिर हमेशा के लिए रास्ता बंद। और ये भारत के अधिकारी हैं सब तो पैसा देके पुरुष को महिला बना देगा सब बना देगा सब। हमारे यहाँ एक बच्चा आया था, आई कार्ड बन जाता, आधार कार्ड एक बच्चा पास हो गया उसका, और ना एग्जाम देने गया तो उसको ना फॉर्म में ना मेल के जगह फीमेल था, तो वो कह रही है कि इसमें तो फीमेल लिखा हुआ है, तो कह रहा मेल है वो बता रहा है मेल है, फिर तो फीमेल लिखा हुआ है। अरे भाई, कोई लिख रहा है वो ह्यूमन ही है ना, गलती से मार दिया उसको। अब हमारे पास आया कि सर एक गड़बड़ हो गया, हम क्या हो गया, तो सर हमको फीमेल कर दिया। तो ऐसे नहीं चलता, अधिकारी है सब। पूरा चेंज तो होगा नहीं महाराज, अधिकारी ऐसे होते हैं यार। अच्छा, हमारे यहाँ 32 तो कार्ड भी होता है कितने चोर होते हैं अधिकारी बता रहे। एक पेपर ऐसे हो गया था, तो पेपर आया बक्सा में, तो पेपर को ले जाना था 3रा तल्ला पे, तो कौन ले ये नहीं गया थे 3रा तल्ला पे पेपर वो कह रहा है कि हम काहे ले जाएंगे, इसके लिए तो एक आदमी नियुक्त होना चाहिए, कूली या कोई एक लेबर नियुक्त होना चाहिए। अरे बच्चा एग्जाम में वेट कर रहा है, ये आपस में लड़ते लड़ते 1 घंटा तक पेपर वे नहीं दिया सब, वो बवाल कर दिया सब यहाँ पे। यूपी बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। हाँ, ये तो नौटंकी चल रही है बिहार में सर। जो अभी क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है बिहार में इस बार, चलो मैं इस पर नहीं आ रहा स्पेसिफिक, बिहार में कई सारे युवा नेता हैं। युवा नेताओं में किस में आपको उम्मीद ज्यादा बेहतर दिखती है? पॉजिटिव थोड़ा थोड़ा बता सकते हो, जनरलाइज स्टेटमेंट, किसी का नाम मतलब, चलो वैसे करते हो जैसे कई सारे नए लड़के। मुझे लगता है इस बार बिहार इलेक्शन लोग कह रहे हैं कि बड़ा स्पेसिफिक होगा, क्योंकि नीतीश जी की एक उम्र हो गई है। कई लोग मान रहे हैं शायद इस बार वो सीएम ना बने स्वेच्छा से, या पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बट कई लोग इस चुनाव को मान रहे हैं कि ये चुनाव बिहार का अगला 20 साल की दशा तय करेगा, जिधर जाएगी। तो मान लो जो वोटर हो बिहार में, जो जाति धर्म से ऊपर जा रहा, क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए बिहार को? क्योंकि इस इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हो? अगर मैं स्पेसिफिक ना जाऊं नेताओं पर, तो भी मैं पूछ रहा हूं, मैं इस बार के बिहार इलेक्शन को कितनी अहमियत दे रहे हो आप? इस बार इलेक्शन में थोड़ा सा दिलचस्पी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे क्या है कि जागरूकता सोशल मीडिया की वजह से पिछले 5 साल में कोरोना के बाद से बड़ा बढ़ी है, और प्रशांत किशोर भी बड़ा जागरूक किए हैं गांव गांव जाके लोगों को भी, और ये सब फैक्टर आएगा। दूसरा क्या है कि अब लोग ना वो 2050 में हम विकसित हो जाएंगे 2047 में हम विकसित हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ों से लोग अब उब चुके हैं। उनका कहना है कि रोजगार दीजिए। अब इधर देखिएगा तो जब गवर्नमेंट ने बहुत सारे रोजगार दिए हैं, और जैसे तेजस्वी यादव, इनका पूरा एजेंडा ही यही है, एकदम फिक्स है कि हमने रोजगार दिया है, हमने इतना दिया है, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। और दूसरा अभी क्या है कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस जो स्कीम्स ला रही है, जैसे अब किसी को आप भात दे रहे हैं, चावल और गेहूं दे रहे हैं, भैया इसके जगह पे आप तेल और दाल दे दीजिए। हम काजू किशमिश नहीं मांग रहे हैं,
ओके मेन दिक्कत तेल खरीदने में है, दाल खरीदने में। ओका भात और गेहूं तो गाँव में मिल ही जाता है। तो हुए काम हो गया। आपको क्या दे रहे हैं? केकरा भात के कमी है? सरकार गई कल को ससुर तुम कहोगे खीरा काट के दे दो। हम आपसे क्या कहें? हम काजू किशमिश नहीं मांग रहे हैं। हम नहीं मांग रहे हैं आपसे काजू किशमिश। लेकिन एक समस्या समझिए, ये बताइए कि हमको टाइफाइड हुआ है तो आप हमको कान खजुआने का दवाई दीजिएगा तो हम क्या करेंगे भाई? उसको दिक्कत। और आप देखिएगा ना, गरीब घर के ऐसे अगर चिवड़ा फ्राई करके आएगा ना, दिख जाएगा गरीब। अरे भतो बढ़िया गरम कर लेगा, 2 बूंद तेल डाल, तो हम तेल चाहिए होगा। तेल इतना महंगा कर दिए आप, क्या काम का हो गया है? अभी सरकार वाले सब सुन लेते हैं तो हमको बड़ा तिरछा नज़र से देखते हैं लोग कि ये तो भड़का रहा है आदमी लोग को। हम यही कहते हैं, अपन भात रखो, अपन गेहूँ रखो भैया, तुम उसको 2 किलो सरसों तेल दे दो, 2-4 लीटर दाल, 2 किलो दाल दे दो। लेकिन ये कब तक देश में चलता रहेगा? जैसे आज मैं देखा 81 करोड़ लोगों को इस देश में फ्री में खाना मिल रहा है, जो उसको आप भोजन कहते हो। अब 140 करोड़ की आबादी में अगर 81 करोड़ आदमी मुफ्त भोजन वाले हैं, कहाँ जाएगा सर देश हमारा? ये भाई तो उस तरह से देखिए तो 140 करोड़ को मोदी जी खोज इंजेक्शन मरवाए थे फ्री में, क्या हमारे पास है एक्स्ट्रा? अरे वो तो चलो कोविड था हमारा। ये बताइए, आपको जरूरत थी फ्री लगाने की? मतलब खरीद सकते थे कि हाँ, नहीं? खरीद सकते थे, लेकिन जबरदस्ती पकड़ के हमारे पास है, अभी हम मारेंगे तो फ्री में लगाओ तुम यार। जो फ्री में घुस, चलो तो आपदा आई थी, चलो उनको लगा के कर दिए। अरे पैसा बचता तो उसके लिए हमको बड़ा अफसोस होता है। हमने अपने पूरे परिवार में कोरोना में जो इंजेक्शन कुचवाए थे हम लोग, हाँ, या बूस्टर डोज लगा, पैसा लेना चाहिए था उनको। जो देने में सक्षम आप दे नहीं सकते थे। ये कर सकते थे कि जो देने में सक्षम हो, जैसे सिलेंडर में बात उन्होंने कहा हाँ, कि सक्षम वापस करना है, वापस कर दो, लोग कर दिए। हाँ, और उससे एक और अच्छा हो जाता, आप ना पैसे रख देते, जो देने में सक्षम थे वहां चले जाते, लोग सोचता इधर भीड़ कम हो जाता। बाद में नेता लोग खाएगा, इससे अच्छा थोड़ा कुछ तो मिल रहा है। तो देखिए बेसिक चीजें है ना, आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सब चीजें बड़े। अब एक बात बताइए, आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या किए बेटियों को पढ़ने के लिए? 2 लाइन लिख देने से बेटी पढ़ने लगेगी? मतलब इससे बोलने से क्या किए? एक लेडी गर्ल्स यूनिवर्सिटी खोले हैं, गर्ल्स का GST हटा दीजिए एजुकेशन से। निर्मला मैडम को बोलिए, अब इनको बुझाइए नहीं करता है। 18% GST काहे लगा है आप एजुकेशन पे? मतलब कोई ना पढ़े, शर्म की बात है कि नहीं? मोबाइल खरीदिएगा, इंटरटेनमेंट फिल्म देखने जाइए, 18% GST। आप पढ़ने आइए, 18% GST। शर्म आना चाहिए ना। अरे कम से कम 18 की जगह तू 28 कर दे, कम से कम फिल्म वाले दुनिया से तो ऊपर उठाओ, कम से कम इतना तो लाज शर्म होना चाहिए। छोड़िए पुरुषों की, महिलाओं का कर दीजिए, 18% कम आएगा। तो आखिर बोल देने से थोड़ी चीजें हो जाती है चेंज। 47 में कौन सी के हिसाब से हम डेवलप हो रहे हैं? कह रहे देखिए 12 लाख रुपए हमने टैक्स पे कम कर दिया, ये अच्छा डिसीजन था बिल्कुल। तो जो अच्छा चीज है वो, उसमें कोई कमी नहीं है। इस 12 लाख के लेकिन ये वाला पॉइंट आपका सही है कि भाई हमारे एजुकेशन पर, अगर हम एंटरटेनमेंट पर, लग्जरी चीज़ों में पैसा खर्चा करते हैं, वहाँ बैठ लो ठीक है, बट बेसिक नेसेसिटी पे तो आप छूट दे सकते हो। हम जब ये हल्ला किए तो फिर पता चला गवर्नमेंट ने किताब पर GST नहीं था, ओकरों पे लगा दिया। तो अब हम तनी दबे अंदाज में कहते हैं कि फिर कोनो चीज़ पे मत लगा दे। लोग सुनबे नहीं करती हैं इनको। वित्त मंत्री को बोलेंगे तो कहेंगे कि मैं तो पढ़ाई छोड़ दी। उनका तो अलग स्टेटमेंट आता है। पढ़ी है, वहाँ फीस बहुत कम होती है, वहाँ बहुत कम फीस होती है, तो उसके बाद भी पैसा लग रहा है। बहुत अजीब लगता है। तो लड़कियों को बोल देंगे कि पढ़ाई करो, कहाँ से करेगी वो? अच्छा, इस देश में JNU जैसी और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि जहाँ पे बेसिक मिनिमम पैसा देकर एक JNU है तो सरकार को तो इतना खटक रहा है, आप वैसा 5-6 गो और बनवाइए, फिर वो तो सीधे सरकार की दुखते नस को पकड़ लेते हैं ना। नहीं, वो तो दुख रहा होगा, वो तो वहां पर हमें चाहिए आज़ादी से दुख रहा होगा। हाँ। हमको नहीं लग रहा पैसा दुख रहा होगा, लेकिन इस देश में भी लोग दुखता है, इतना कम में काहे पढ़ रहे हैं। हम भी सोचते थे JNU से सस्ता एम्स है। बाहर MBBS करेंगे तो 1-1.5 करोड़ लगेगा, अंदर 5,000। भाई इतना भी बिना डोनेशन के अगर। हाँ, तो एम्स में बेसिकली एम्स डोनेशन के लिए नहीं है। वो 1-8% सीट जो रहती है डोनेशन वाली, वो अलग चीज़ है वहाँ पे। लेकिन जो एम्स में निकाल के जाते हैं वो लोग,
नहीं तो ऐसी यूनिवर्सिटीज देश में और क्यों नहीं बनती हैं? जैसे जेएनयू हो गया, आप एम्स का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे और क्यों नहीं बनती? सबसे बड़ा खराबी क्या चीज़ है कि ये एक तो एम्स, सरकार से पूछो एम्स तो कहते हैं कि एम्स हमने इतना बना दिया। भाई पहले समझिए, आपके दादा के पास 5 गो भैंस था, हम 15 गो भैंस रख लिए, यही ना कहने का। अरे भाई भैंस की जगह आप खरगोश पे आइए, भैंस की जगह आप ऊँट लेके आइए, भैंस की जगह आप गाय लाइए। ये क्या रट रहे हैं कि 15 से हम 30 गो भैंस कर दिए, 35 गो भैंस कर दिए। मैंने एम्स ही ना बनाए हैं। एक नया कंसेप्ट तो लाइए, लोगों के दिमाग में बैठे कि ये वाला चीज एक ऐसा आप ना विवेकानंद जी के नाम पे रख लीजिए, विवेकानंद मेडिकल कॉलेज, मतलब ये वाला कॉलेज किडनी के लिए स्पेशलिस्ट है। ये इस टाइप का कुछ तो नया कंसेप्ट बनाइए। उसी चीज की संख्या क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आईआईटी को, उसी की संख्या आईआईटी को बढ़ा रहे हैं। मतलब हम बट इसमें बुराई क्या है? मतलब नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बट एक इनोवेशन नहीं ना है ये तो आप इसको आप उसको और बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए 10 की जगह 20 कॉलेज आ जाएगा। चेंजिंग क्या, इनोवेशन क्या, नया कंसेप्ट क्या? मतलब शायद इनका स्टैंडर्ड सेट होगा कि एक बेसिक मानक पे है कि अच्छा इतने बड़े यूनिवर्सिटी दुनिया में, एक टीचर्स यूनिवर्सिटी है जहाँ नहीं, टीचर जाके पढ़े। नहीं हो गया भाई, जो 1980 में पढ़े थे वहीं जाके चिपका रहे हैं।